हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉलिजन का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ कॉलिजन के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को हमने बताया था कि जैसे जब दो बॉल स्ट्राइक करती हैं, तो जिस समय उनका कॉलिजन होता है, उस समय बॉल थोड़ा कंप्रेस हो जाती है। उनका बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है कि जैसे उनके बीच में स्प्रिंग अटैच हो, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, थोड़ी देर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी में। एक्चुअली में सीधे सीधे वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी स्प्रिंग की तरह काम करता है। बॉल कंप्रेस होगी ना, कंप्रेस होने के बाद जब वो दबती है, प्रेस होती है, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, ठीक, इसी और साउंड तो प्रोड्यूस होती है। अल्टीमेटली जो वो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम इलास्टिक कॉलिजन में ये मानकर चलते हैं कि कॉलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिर से रिगेन हो गई। इसीलिए आप क्या करते हैं, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो है, आप नेक्स्ट उसमें लेक्चर डालकर ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, मास m1 है, और ये दूसरा ब्लॉक है, मेरे साथ डायग्राम बनाएं आप, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है और इसमें ये स्प्रिंग अटैच है। इससे कंपेयर करके इसकी स्टडी करते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहाँ पर निकल कर आते हैं इससे, ठीक। तो यहाँ पर आप v1 और v2 वेलोसिटी ले लें, दो ब्लॉक ले लें मास m1 m2 के, और नेचुरल है कि इसमें v1 ग्रेटर देन v2 होगा। ये फर्स्ट डायग्राम है ए, v1 ग्रेटर देन v2 होगा। तो इस डायग्राम के नीचे लिख देना, ब्लॉक विल कोलाइड आफ्टर सम टाइम, ब्लॉक विल कोलाइड आफ्टर सम टाइम। देखिए, आप ये समझ गए होंगे स्प्रिंग क्यों लगाई गई, क्योंकि बॉल का बिहेवियर ऐसे बिहेव करता है, बॉल जब कॉलिजन होता है कि जैसे उनमें स्प्रिंग अटैच हो, कंप्रेस होती है ना, तो बिहेवियर वही है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, ठीक। दूसरे डायग्राम में जब इनका कॉलिजन होगा तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब कंप्रेस होगी तो इसमें फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, m1 ब्लॉक में लेफ्ट को, m2 में किधर लगेगा, राइट को लगेगा, ठीक। दोनों ऐसे बॉल कंप्रेस हुई तो दोनों में फोर्स एक्ट करेगा। सेकंड डायग्राम के नीचे लिख दें, स्प्रिंग कंप्रेस्ड, सेकंड डायग्राम के नीचे स्प्रिंग कंप्रेस्ड, F इज इक्वल टू के एक्स, कॉमा लगा के लिख दें, शॉर्ट में लिखा रहे हैं, F इज इक्वल टू के एक्स एक्ट्स ऑन बोथ द ब्लॉक, F इज इक्वल टू के एक्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक लिख दें। जरा बताना यहाँ पर, जब ये कंप्रेस होंगी और इसमें फोर्स लगेगा तो ये स्पीड क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। ये स्पीड इधर थी, इसकी ज्यादा थी, फोर्स इधर लग रहा, स्पीड डिक्रीज होने लगेगी, ठीक। इसमें किधर फोर्स लग रहा है, राइट को, इसमें वेलोसिटी किधर है, राइट को, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक। लिख दो नीचे उसी के डायग्राम के। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है इसमें है, क्या लिखा, F इज इक्वल टू के एक्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, इट डिक्रीजेस v1 एंड इंक्रीजेस v2, इट डिक्रीजेस v1 एंड इंक्रीजेस v2। देखिए, ये बहुत नेचुरल बात है, जब v1 स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी और v2 स्पीड इंक्रीज होगी और इनमें फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें इन दोनों की वेलोसिटी v कॉमन हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही, बहुत नेचुरल बात है। मान लीजिए इसकी स्पीड 10 है और इसकी 7 है, 10 डिक्रीज होगा, 7 इंक्रीज होगा, तो फिर एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। आ रही बात समझ में। और ध्यान रखना, ये कॉमन वेलोसिटी है, इस समय कंप्रेशन मैक्सिमम होता है। क्यों, जब कंप्रेशन मैक्सिमम है तो उस समय फोर्स भी मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है ना, कंप्रेशन। और जब कभी स्प्रिंग के केस में अगर न्यूमेरिकल आता है आगे, तो तब भी ये कॉन्सेप्ट याद रखना
कि जिस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होता है उस समय वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। ठीक, यानी कि कॉलिजन में एक टाइम ऐसा होता है ड्यूरिंग कॉलिजन जिस समय उन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है ना, आप पढ़ते हैं आफ्टर कॉलिजन V1 V2। तो थर्ड डायग्राम में लिख दें, मैक्सिमम कंप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक आर इक्वल, वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक आर इक्वल, यानी कि ये भी चलेगा V से और ये भी V से। इस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में अभी कंप्रेशन है क्योंकि वहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन लिखा गया है। इसमें फोर्स इधर लग रहा है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी V1 फर्दर डिक्रीज होगी क्योंकि कंप्रेशन अभी भी है, और V2 इंक्रीज होगी। क्या होगा, ये आपस में ये अटैच तो है नहीं, जब V और कम होता चला जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दोनों में सेपरेशन होने लगेगा, ये आगे बढ़ जाएगी और वो पीछे रह जाएगी। ठीक, तभी आपको ध्यान होगा वहाँ थ्योरी में लिखाया गया है कि V2 ग्रेटर देन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ गए ना। तो इस डायग्राम में नीचे नोट करें, वेलोसिटी ऑफ M1 फर्दर डिक्रीजेस and that of M2 increases, velocity of M1 further decreases and that of M2 increases। और इसके बाद दोनों ब्लॉक सेपरेट हो गए, ये M1 ये V1 डैश वेलोसिटी ले ली, जिसे कि आपने जो है वो अपने डायग्राम में कॉलिजन में V1 V2 लिए हैं, ये अलग अलग वेलोसिटी हो गई और ये इसको छोड़ दिया इसने। अब V2 डैश ग्रेटर देन V1 डैश होगा। लास्ट डायग्राम के नीचे लिखना, डायग्राम बना लिया लास्ट तक। टू ब्लॉक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन another, टू ब्लॉक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन another, velocity of M2 becomes more than, two blocks are separated from one another, velocity of M2 becomes more than velocity of block M1, velocity of block M1। सभी डायग्राम ऊपर के बन गए। नीचे नेक्स्ट पैरा में लिख दें अलग से, देखिए, देयर इज नो सच स्प्रिंग, देयर इज नो सच स्प्रिंग between the two blocks, there is no such spring between the two blocks, but during collision both block deformed, but during collision both block deformed, this situation is similar to the compression of the spring, this situation is similar to the compression of the spring। आप बात को समझ चुके होंगे। यहाँ पर नीचे जो है वो एक क्वेश्चन नोट करें, ये 1 kg और 1 kg के दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये है B, एक ये, और मास इसका है 1 kg, ये भी 1 kg, ये इधर 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और यहाँ पर यह स्प्रिंग लगी हुई है। डायग्राम बना लें सीधे क्वेश्चन में।
पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, स्प्रिंग अटैच है, दोनों के मास 1 kg है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो और ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूनिवर्सल लॉ है, ड्यूरिंग कॉलिजन लगाओ, आफ्टर कॉलिजन लगाओ, सब जगह लगेगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन कंजर्व नहीं होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मास mv का, इसकी वेलोसिटी 0 है, और इसका मास डायरेक्ट लगा दें, इसका मास 1 kg और वेलोसिटी 2 है, ठीक है। जब इसमें ये स्ट्राइक किया, ये दोनों मास मिलकर कितने हो गए, 1 + 1, और कॉमन वेलोसिटी v, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी। जब अटैच हो गए तो परफेक्टली इनइलास्टिक की तरह हो गया ना। वैसे भी बिफोर कॉलिजन इसमें मोमेंटम है तो 2 × 1, आफ्टर कॉलिजन दोनों मास अटैच हो गए, कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो मास दोनों को मिलाकर 2 kg और कॉमन वेलोसिटी v, समझ गए होंगे ना। अब काइनेटिक एनर्जी का लगा दें, लिख दीजिए, वो नोट कर दिया था, एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी सेम। अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। कौन कौन सी एनर्जी है यहाँ, काइनेटिक और स्प्रिंग की एनर्जी ½ kx²। उस वाले ब्लॉक में बिफोर कॉलिजन कौन सी एनर्जी है इसके अंदर, ½ mv, ये बी वाला ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी vv, ये काइनेटिक एनर्जी थी इसमें, ठीक। इसके बाद जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय दोनों की काइनेटिक, ये कॉमन वेलोसिटी और दोनों के मास ऐड कर दिए, ma + mb, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। प्लस और एनर्जी होगी काहे में, स्प्रिंग में, समझ गए ना। मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल है, ठीक है, कंजर्व रहेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x आपका आ रहा है वो 0.1 मीटर है, वो डायरेक्ट आप लिख लें, x जो है वो 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर आता है। तो हमने जो आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया है उसका हमने प्रैक्टिकल वो आपको बता दिया है कि कैसे यूज करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हम जरा कॉलिजन का इलास्टिक का लेना चाहेंगे, वो जरा आप नोट करें, लिखिए, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, a ball of mass 0.5 kg moving with velocity 15 meter per second undergoes a head-on collision with another ball of unknown mass at rest. After collision, it rebounds with velocity 5 meter per second. Find the mass of another ball. तो इसमें सेकंड बॉल रेस्ट में है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी दी हुई है और लिखा हुआ है कि कॉलिजन के बाद वो रिबाउंड हो जाती है। हमने ये क्वेश्चन आपको स्पेशली इसलिए कराया है, आप अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना कि जो फार्मूले आपने नोट किए हैं V1 V2 वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक। उन फार्मूलों में जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो राइट को है, उसमें कोई भी लेफ्ट को नहीं है। अगर कोई वेलोसिटी लेफ्ट को गिवन है तो माइनस लगाएं, आप समझ गए। इसको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, भूल जाते हैं लोग, डायरेक्ट लगा देते हैं वहाँ फार्मूले में, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट लिखा हो
जो डायरेक्शन के साथ हैं, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो आप इक्वेशन लिखते हैं ना, वो वेक्टर इक्वेशन है, और आप 1D में होने की वजह से क्या करते हैं, उसमें वेक्टर लगाते नहीं है वो वेक्टर, समझ गए ना। यानी कि कायदा में यूनिट वेक्टर के साथ लगनी चाहिए वो, लेकिन वो यूनिट ना लगा के, क्योंकि 1D है तो केवल, लेकिन फिर भी आप डायरेक्शन ध्यान रखें कि +x है या -x है। तो मास m1 नोट करें फटाफट डाटा। u1 है 15 मीटर पर सेकेंड, आपने फार्मूला वहां से नोट कर रखा है। u1 है 15 मीटर पर सेकेंड। v1 कितना लें आफ्टर कॉलिजन, इसकी वेलोसिटी v1 है -5 मीटर पर सेकेंड रिबाउंड, ठीक है ना। और m2 निकालना है, वो आपको कैलकुलेशन करना है। u2 0 है, ठीक। तो v1 वाला फार्मूला यहां पर नोट कर दें, u2 0 है, v1 इज इक्वल टू, क्योंकि v1 गिवन है, वो फार्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, यहाँ u1 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस m2 u2 है, सॉरी, ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें u2 0 है, तो इसलिए ये पोर्शन सीधे 0 हो गया, ठीक। बस अब आप वैल्यू पुटअप कर दें। यहाँ पर b1 -5, केवल नेगेटिव की वजह से हमने क्वेश्चन आपको बताया है, m1 0.5 माइनस m2 कैलकुलेट करना है, 0.5 प्लस m2 और u1 15, इसमें m2 आप लिख लें डायरेक्ट। ये m2 आपका जो है वो यहाँ से आ रहा है वैल्यू 1 kg, वो नोट कर लें आप। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अपने यहाँ 11th में पूछे जाते हैं, वो जरा आप लिख लें, जरा लिखिए। ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव, ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव सेम linear momentum, which one has greater kinetic energy? A light body and heavy body have same linear momentum, which one has greater kinetic energy? इन क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट रिलेशन लिखें। k इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपान 2m, मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब है k इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है, तो जो लाइट बॉडी है उसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सीधे फिजिक्स में कोई फार्मूला हो, एक ही उसका है, आप फार्मूला नोट करें, जो कांस्टेंट है उसको हटाएं, यहाँ देख लें इनवर्सली डायरेक्टली, और सीधे वहाँ आंसर लिख लें, ठीक है ना। तो वहाँ पर लिख के नीचे नोट कर दो, लाइट बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, लाइट बॉडी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए P इज इक्वल टू है √2m, इसमें क्या चीज़ सेम थी, मोमेंटम। मान लो कहते हैं कि लाइट बॉडी और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, समझ गए ना। तो सीधा अपना फार्मूला लिखें। ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइट एंड हैवी बॉडी बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, ठीक। अब आप हेडिंग डालें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ, ये न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो रेस्टिट्यूशन का फार्मूला आपको दिया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। RESTIATUITUTION। देखिए एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोगों ने जो कॉलिजन पढ़े हैं वो कैसे कॉलिजन है, इलास्टिक है ना, या क्या पढ़ा, परफेक्टली इन इलास्टिक। जनरल में जितने भी कॉलिजन होते हैं वो सेमी इलास्टिक होते हैं, यानी कि सेमी इलास्टिक या सेमी इन इलास्टिक बोल दो, ना परफेक्टली इलास्टिक और ना परफेक्टली इन इलास्टिक।
समझ गए ना। तो एक बहुत अच्छी आपको हमने बताया था पहचान, आप बॉल को ऊपर से h हाइट से ड्रॉप करें, यहाँ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद अगर वेलोसिटी सेम है तो इलास्टिक कॉलिजन है, अगर वेलोसिटी कम हो गई तो इनइलास्टिक है, वेलोसिटी कम हो गई तो वो कम हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कर लें, इन एक्चुअल प्रैक्टिस कॉलिजन बिटवीन all real objects are neither perfectly elastic nor perfectly inelastic. They are called imperfect or semi-elastic collision. They are called imperfect or semi-elastic collision. नेक्स्ट पैरा से लिखना, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी of a collision is determined by a quantity called coefficient of restitution. और आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को स्मॉल ई से लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला नोट करें ऊपर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखा है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम लोगों ने जो थ्योरी डेवलप की थी उसमें आपको ध्यान होगा कि ये दो बॉल मास m1 m2 u1 वेलोसिटी से और u2 वेलोसिटी से जा रही थी बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन इसका मास v1 था और इसका मास v2 था, ठीक। ये है आपका बिफोर कॉलिजन, ये है आफ्टर कॉलिजन। ये डायग्राम आपको ध्यान होगा, रेस्टिट्यूशन का फार्मूला इस डायग्राम से अटैच है। आपने क्या लिखा न्यूमरेटर में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, याद है क्या था, इसकी वेलोसिटी कॉलिजन के बाद ज़्यादा हुई आगे वाले की, तो इस पर जब ऑब्जर्वर बैठा होगा तो ये इसको दूर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो क्या बनेगा फार्मूला, v2 माइनस v1, ऑब्जर्वर v1 पर है, ठीक। इसके बाद डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, इस पर है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे u1 माइनस u2। ये इसका फार्मूला है रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इस फार्मूला की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर समझ लें कि जिस समय, इसको हम आगे नोट भी कराएंगे ऑब्लिक कॉलिजन में, जब दो बॉल आपस में कोलाइड करेंगी तो ये इसका कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट, ठीक। और ये लाइन इसकी कॉमन नॉर्मल होगी, सेंटर टू सेंटर, ये बात आपको मालूम है, ये कॉमन। हालांकि हेड ऑन कॉलिजन में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, आपका सीधे सीधे कॉलिजन हो रहा है हेड ऑन, समझ रहे हैं ना। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ये जो वेलोसिटी यहाँ डाली जाती है ये कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है। अगर हेड ऑन कॉलिजन जब नहीं होगा, वो आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट, ये है डिस्क और दूसरी डिस्क ये जा रही थी ऐसे और ये यहाँ पर कोलाइड कर गई, तो अब कॉमन टेंजेंट ये होगा, कॉमन नॉर्मल ये होगा, समझ गए। तब जो वेलोसिटी होती है इनको हम रिजॉल्व करेंगे। तो चूंकि ये कॉलिजन हेड ऑन नहीं है सेकंड वाला, ये ऑब्लिक कॉलिजन का केस हो जाता है। लेकिन रेस्टिट्यूशन दोनों में लगता है, हेड ऑन में भी और ऑब्लिक कॉलिजन में, वहाँ हमें वेलोसिटी रिजॉल्व करनी पड़ती है। तो आप स्ट्रिक्टली ये बात नोट कर दें, बोथ
लिखिए बोथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड बोथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आर अलोंग कॉमन नॉर्मल, और वो डायग्राम फिलहाल बना देना कॉमन नॉर्मल और टेंजेंट का, आर अलोंग कॉमन नॉर्मल, जिससे कि आप समझ जाएं कि कॉमन नॉर्मल का मीनिंग क्या है। हेड ऑन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे आ रही हैं। ठीक है, डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बनाकर वहां शो कर दें कॉमन नॉर्मल का मीनिंग क्या है, जिससे कि ऑब्लिक में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का सिंबल ई है। पहले केस में परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कितना होगा ई। परफेक्टली इलास्टिक में आप लोग ड्राइव करते हैं कॉलिजन में कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो डेरिवेशन फाइनल रिजल्ट V1 V2 तक है, उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि मतलब बहुत कम टाइम में उसे आप ड्राइव कर दें। ठीक है ना। तो फिर ई कितना होगा परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1। नोट करें पहला पॉइंट, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ई इज इक्वल टू 1। क्यों 1 है समझ गए ना, आप वहां स्ट्रिक्टली ड्राइव करते हैं ये बात। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ई इज इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी कितनी होती है आफ्टर कॉलिजन, कॉमन होती है दोनों की। सेकेंड केस, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, हाँ इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी कॉमन होती है आफ्टर कॉलिजन, यानी V1 और V2 दोनों इक्वल। अभी ये केस किया था स्प्रिंग वाला, दबने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी V1 V2 इक्वल है। फार्मूला रेस्टिट्यूशन का देखकर बताएं जरा, V1 V2 इक्वल है तो ई कितना होगा, ई 0। इन्हें लर्न रखना, ये बहुत कॉमन चीज है। और फिर जितने भी और कॉलिजन है उनमें ई की वैल्यू फॉर ऑल अदर कॉलिजन 0 लेस देन ई लेस देन 1। इसका मतलब वैल्यू ई की कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 के बीच में। तो अब आप हेडिंग डालें ऊपर, इन इलास्टिक कॉलिजन, हेडिंग डालें इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या फर्क होगा इलास्टिक और इन इलास्टिक में, बेसिक रीजन जो डिफरेंस है वो क्या है। ये मास m1 m2, ये वेलोसिटी u2 से जा रहे हैं, यहाँ इनका कॉलिजन हुआ, ये एक दूसरे पर ऐसे फोर्स डालेंगे। ठीक, ये ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन दोनों सेपरेट हो गए। V1 से ये चला गया, V2 से ये चला गया। आपने डायग्राम बनाया था ना वहां पर। ठीक है, अब जरा ये बताओ इसमें क्या क्या लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है, बिना डाउट कहीं भी लगाएं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मास हमने यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लिख लेना चाहें तो m1 m2, तो m1 v1 m2 v2 अपान m1 सॉरी इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बताएं, काइनेटिक एनर्जी लगेगा कंजर्वेशन, नहीं लगेगा। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला यहाँ पर जो लगेगा वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, E इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, V2 माइनस V1 अपान U1 माइनस U2, यही था ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2। इनको जब डायरेक्ट लिखना, देखिए व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट V1 इज इक्वल टू
U1 इन ब्रैकेट M1 माइनस EM2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस U2 और M2 1 प्लस E, U2 1 प्लस E, U2 तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ ऊपर U2 M2 है ब्रैकेट में 1 प्लस E और यहाँ पर M1 प्लस M2, ये हमने लिखा है B1। ठीक इसी तरह से V2, ये जब रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट इफेक्टिव होगा तो M1 U1 1 प्लस E डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 U1 1 प्लस E डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस U2 M2 माइनस EM1, M2 माइनस EM1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 माइनस EM2, M2 1 प्लस E और M1 U1 1 प्लस E और M2 माइनस EM1। ये जो फार्मूले हैं, ये अगर जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करना है, ये फार्मूले लर्न करने से फ़ायदा ये है कि ये किसी भी जगह पर आपके फार्मूले एप्लीकेबल हैं, हर जगह लग जाएंगे। यानी कि इसमें E की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें तो फार्मूले निकल आएंगे। ठीक, तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन क्या बनेगा फार्मूला? फॉर इलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल टू 1 डाल दें, आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ 1 डाल दें तो U1 M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 वहाँ पर डाल दें तो ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और V2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुटअप करें तो ट्वाइस M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यहाँ पर U2 इन ब्रैकेट M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आप फार्मूला वहाँ से चेक कर सकते हैं इलास्टिक कॉलिजन से, ठीक है ना। तो आपके फार्मूले सेम आ गए, बस ये है कि अगर आपको ये लर्न होगा तो आप आसानी से जो है वो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इन इलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू गिवन होगी तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो उसमें भी निकल आएगा आंसर, ठीक है। इसमें एक बात और, इसमें एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जरूर लर्न करना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इससे कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम सेव होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये जनरल फार्मूला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। M1 M2 अपान M1 प्लस M2 डेल्टा के E U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर और इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर। U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है। यहाँ पर फार्मूला में एक पॉइंट चेक करें, अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो E कितना होगा? 1, यहाँ 1 डाल दो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0। आपको मालूम है इलास्टिक कॉलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन कितना होगा? E 0, सबसे ज़्यादा लॉस होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे इसमें वैल्यू, इसमें बहुत आसान रहता है। मालूम क्या कि जैसे अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें तो आप मालूम क्या करेंगे? पहले B1 B2 कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कॉलिजन एनर्जी निकालेंगे, बिफोर कॉलिजन निकालेंगे, फिर उनको माइनस करेंगे, ऐसे तो करेंगे आप। लेकिन इसमें V1 V2 की ज़रूरत ही नहीं है,
खाली रेस्टिट्यूशन अगर कांस्टेंट गिवन है तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का लॉस इससे निकल आता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर इतना तो लिख ही दें, फॉर इलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल टू 1, फॉर इलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल टू 1, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0, for perfectly inelastic E is equal to 0, for perfectly inelastic E is equal to 0। ठीक है ना? समझ गए होंगे बात। अब जरा यहां पर लिख लिया फार्मूला ये। अब इसका एक बहुत ही फेमिलियर और जनरल एग्जाम्पल है। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से एक बॉल मास m की इसको ड्रॉप कर दिया h हाइट से, तो यहाँ पर स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू √2gh। ये सरफेस है अर्थ का, मालूम है वेलोसिटी, ठीक। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट लगाएंगे। दूसरा सर एक बॉल है और दूसरा अर्थ है, उसकी वेलोसिटी 0, बिफोर कॉलिजन भी और आफ्टर कॉलिजन भी, यानी u2 और v2 0 है। क्या है रेस्टिट्यूशन का फार्मूला बोलो? v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। जरा ठीक से बताना, v2 0 है, ठीक। डाउनवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी है? v, ठीक। तो माइनस v डिवाइडेड बाई आफ्टर कॉलिजन बॉल की वेलोसिटी को ले लिया v1, ठीक। बिफोर कॉलिजन ये यहाँ पर वैल्यू ठीक से डलाया आपने, बॉल की वेलोसिटी यहाँ डालनी है v2 v1। आफ्टर कॉलिजन अर्थ की 0 है, v2 0 है, v1 कितनी है? v1 किसकी होगी? बॉल की, आफ्टर कॉलिजन, ठीक। तो अपवर्ड को चलो पॉजिटिव ले लो, अभी पता लग जाएगा कितनी है, v1 है, ठीक। अब बिफोर कॉलिजन ये 0 है u2, क्योंकि ये अर्थ है, और ये कितना है? ये डाउनवर्ड आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v से, तो इसे माइनस v लेना है, एक को तो माइनस लेना ही पड़ेगा, और ये 0 है। तो जरा यहां पर ध्यान देना, वेलोसिटी हो गई ev, ठीक। इसका मतलब v वेलोसिटी से अगर स्ट्राइक करेगा तो बॉल जंप करके इसकी वेलोसिटी ev होगी, ठीक। इसके बाद ध्यान देना, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर गई, वेलोसिटी कितनी हुई? 0, फिर वापस आई, कॉलिजन के टाइम वेलोसिटी माइनस ev, इतनी होती है सेम। कॉलिजन के बाद फिर वेलोसिटी नेक्स्ट जंपिंग में e²v, बिल्कुल e टाइम्स हो जाती पहले वाले की, जैसे पहले v थी तो कितनी हो गई? ev, अब कितनी हो गई? e²v, समझ गए ना? इसके बाद अगले जंपिंग में e⁻³ इस तरह से वेलोसिटी होगी, ठीक। अब जरा इसकी हाइट बताओ, जब ये जंप करने के बाद जब ये ऊपर जाएगी तो मान लो हाइट h1 है, तो यहां से हाइट निकाली जा सकती है, v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है? ev है, तो यहां डाल दो e² v² माइनस 2gh1, तो h1 इज इक्वल टू e² v² अपान 2g, जरा v की वैल्यू डाल दो √2gh, ठीक। ये तो ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट डाल रखा है, √2gh डालेंगे तो 2g कैंसिल, क्या आया? e²h, ये आई है, ठीक है। जरा यहां पर चेक करें, देखो जब आपने इसको h हाइट से इस बॉल को गिराया, अगली बार जब जंप करके गई तो कितनी हाइट गई? e²h, अगली बार कितनी जाएगी? e⁻⁴h, फिर कितनी? e⁻2 से बढ़ रही है 6h, समझ गए ना?
प्रैक्टिकल थ्योरी ये कहती है कि ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे जंप करती रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? टोटल डिस्टेंस h प्लस जाने आने दोनों का टाइम ट्वाइस ई स्क्वायर एच, डबल कर दिया, समझ गए ना, ऊपर जाने का भी और आने का भी, प्लस ट्वाइस ई पावर 4h प्लस ट्वाइस ई पावर 6h एंड डॉट डॉट। इसमें से h को कॉमन लो, 1 प्लस यहाँ 2e स्क्वायर कॉमन लो, तो 1 प्लस 1e स्क्वायर e पावर 4 डॉट डॉट। मैथमेटिकली समझ गए? इन पूरे में से h कॉमन लिया, यहाँ से 1 आया, इनमें से हमने फिर 2e स्क्वायर बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, ये GP बन गई। ठीक, इसका डायरेक्ट फार्मूला a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, मालूम है ना? अभी बता देंगे फार्मूला, आप इतना नोट करें जरा पहले। इसी को हम कंटिन्यू कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको नोट करें, हम यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं। ये डायग्राम बना लिया कंप्लीट? ठीक है, आप नोट करें, फार्मूला यहाँ पर बता रहे हैं, हम फार्मूला दे, ये कंप्लीट है, आराम बाद में नोट कर लेना। जरा देखें फार्मूला, जैसे फर्स्ट टर्म a है, ठीक, जो जीपी मालूम क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो सेम होने का मीनिंग है कि जैसे कोई फर्स्ट नंबर 2 है तो अगला 4, इनका रेशियो कितना है? 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, अगला क्या होगा? 8, ठीक, फिर 16, 2 मल्टीप्लाई करते चलेगा, इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसमें n टर्म का फार्मूला अलग है, ये इनफाइनाइट सीरीज बन रही है क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक वो जंप करता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं और कॉमन रेशियो को r, तो अगला टर्म ar, फिर अगला ar स्क्वायर, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक, अब इनका जब सम करते हैं तो a प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे करके करते चलेगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक, अब यहाँ पर इसी का जो सम का फार्मूला यस है, वो फर्स्ट टर्म a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर आता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला लर्न रखें आप इनफाइनाइट सीरीज का, बाकी मैथ में करोगे तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओके स्टूडेंट, हम ये लेक्चर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे।